तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की NCERT का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट 2 यानी कि राजनीतिक दल। इसके पहले पार्ट में हमने देखा है, देखिए, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, और हमने पढ़ा है राजनीतिक दल के अर्थ के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, जो है राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं इनको भी हम देख चुके हैं, है ना। राजनीतिक दल की ज़रूरत ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और जो है हम क्या देख चुके हैं, आज हम देखेंगे यानी कि कितने राजनीतिक दल, इस पर हम आज प्रमुख चर्चा करेंगे। और हम राजनीतिक पार्टियों को भी देखेंगे कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कितने राजनीतिक दल। देखिए, लोकतंत्र में ना नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। और इस औपचारिक अर्थ में ना सभी देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं। कुछ देखिए राष्ट्रीय लेवल पे दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं, है ना। राष्ट्रीय दल तो हैं ही हैं। तो भारत में ही ना चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने यानी कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और दलों की संख्या होनी चाहिए 750 से ज़्यादा। ध्यान रखेंगे, भारत में ही चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। लेकिन हर दल ना चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। अब जब देखिए, जब वोटिंग का रिजल्ट आने वाला होता है तो आप रुझान देखते होंगे। तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जिनको जो है बिल्कुल भी वोट ना के बराबर मिलता है ना। तो चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में ना आम तौर पर कुछ जो एक ही पार्टियां ही जो है वो सक्रिय होती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र की जो है बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। ये भी एक सवाल उठ जाता है, बहुत बड़ा सवाल, है ना। तो कई देश में ना सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 9 में हमने ये देखा कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। ठीक है, हालांकि क्या है ना कि कानून रूप से वहाँ पे जो है लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ है जो है ना चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देता, और इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। अब इसलिए ना कोई नया दल बन ही नहीं पाता है, और हम जो है एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यह जो है ना लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। अब हम अपने देश के रेफरेंस में बात करें तो हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में जो है दलीय व्यवस्था के बहुत सारे गुणधर्म हैं। देश के विशाल आकार है हमारा, विभिन्न सामाजिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क जो है मताधिकार की ग्राह्यता है, विलक्षण राजनीतिक क्रियाएं हैं। तो इन सभी कारणों से ना राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। और वास्तव में मान के चलिए आप कि विश्व में ना भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपकी विश्व में के रेफरेंस में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी ना भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, चाहे आप उन्हें वामपंथी दल कह लो, केंद्रीय दल कह लो, दक्षिणपंथी दल कह लो, सांप्रदायिक दल कह लो और गैर सांप्रदायिक दल कह लो। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है ना कि त्रिशंकु संसद यानी कि त्रिशंकु संसद, विधानसभा और साझा सरकार का गठन की जो एक समान बात है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता में जो है अनुमति जो है प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति होनी चाहिए। यानी कि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दल तो होने ही चाहिए, है ना, जिससे जो है जनता किसी एक राजनीतिक दल का चुनाव कर सके। अगर मात्र एक राजनीतिक दल रहेगा तो क्या होगा, वो निरंकुश जीतेगा। ठीक है, तो इससे तो जनता का कोई रोल ही नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली जो है जीत होगा उसकी। तो कम से कम इसीलिए ना 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें जो है सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। तो देखिए, कुछ देशों में ना सत्ता जो है आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। ठीक है, अब हम बात कर ले अपने ही देश की। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना तो सत्ता जो है बहुत सालों तक तो कांग्रेस में रही। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत साल तक हमारे देश में शासन किया। ठीक है, तो लेकिन अब जो है बीजेपी की सरकार चल रही है। तो क्या है,
कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बीजेपी आई भले चाहे पहले कम समय के लिए आई हो, लेकिन बीजेपी आती रही है। तो क्या होता है जो है दोनों पार्टियों के बीच जो है वो सत्ता आमतौर पर परिवर्तित बदलती रह गई थी। ठीक है, तो वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं और वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं। तो सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो ना और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। क्या होती है बहुदलीय व्यवस्था? कि जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या फिर दूसरे से गठबंधन करके, यानी कि कोई एक दल हो जिसे थोड़ा सा कम वोट मिले हो तो वो अपना गठबंधन जो है थोड़े से ज़्यादा वोट वाले राजनीतिक दल को दे देता है। तो क्या होता है, गठबंधन हो जाती है। तो गठबंधन से सत्ता आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, और इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बनाते हैं। तो देखिए, जब ना किसी जो है बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है ना। अब जैसे देखिए कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था, कांग्रेस और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है, तो कर्नाटक में जो है बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और डीएमके जो है गठबंधन का मोर्चा संभाला। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गठबंधन या फिर इसे मोर्चा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है। 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। तो अक्सर जो ये बहुदलीय जो होते हैं ना, बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल मेल वाली लगती हैं और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं। और इसके साथ ही ना इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो देखिए, इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः ना सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह जो है कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, क्योंकि देखिए दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में तो नहीं है ना। कैसे नहीं है? तो यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। अब देखिए कि जनता किस प्रकार चुनाव करती है किसी भी राष्ट्रीय दल का, उसके काम के बेसिस पे, तो कामकाज के बाद वह खुद विकसित होती है। तो इसमें जो है समाज की प्रकृति और इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ों की भूमिका होती है। किसी एक की भूमिका बस नहीं होती है और इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, हर देश ना अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। अब जैसे देखिए, अगर भारत के रेफरेंस में हम देखें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो उसका कारण ये है ना कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। हमारा भारत तो जो है बहुत बड़ा देश है। ठीक है ना, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग लोग रहते हैं, भौगोलिक रूप से अलग अलग रहते हैं। वहीं आप उत्तर की ओर चले जाए तो विभिन्न जो है बोली, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। दक्षिण में चले जाइए तो अलग, वहीं जो है आप पूर्व साइड चले जाइए तो अलग और पश्चिम साइड चले जाइए तो अलग। तो हर मुल्क ना और हर स्थिति में जो है कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ना राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, यानी कि लोगों की भागीदारी। देखिए, अक्सर कहा जाता है ना कि राजनीतिक दल जो है संकट से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। अब देखिए, उपलब्ध प्रमाण जो हैं ये बताते हैं ना कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशक तक चले सर्वेक्षण ये तथ्य बताते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। ठीक है, जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं ना, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि जनता जो है राजनीतिक दलों पर पूरा भरोसा नहीं करती और एट द प्रेजेंट टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। और यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों में लागू होती है। लोकतंत्र में तो भैया जनता स्वतंत्र है, ठीक है। और पूरी दुनिया में राजनीतिक दल जो ये एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग जो है सबसे कम भरोसा करते हैं। तो बहरहाल क्या होता है ना कि राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी स्तर काफ़ी ऊंचा है। और देखिए, खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीय का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो पिछले 3 दशकों में ना भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। अब आइए देखें यहाँ पे, ये देखिए डेटा के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1971 में यहाँ देखिए 38, ठीक है। 2004 में देखिए यहाँ 53, 2005 में यहाँ देखिए 48। तो यानी कि 1971 में जो है कम थे इन कंपैरिजन टू ये जो 2004-5 है। तो देखिए भारत में जो है पार्टी की सदस्यता बढ़ी है, ठीक है। बात करते हैं अब राष्ट्रीय दल की, ठीक है। राष्ट्रीय दल क्या है, कितने हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए विश्व के ना संघीय व्यवस्था वाले, देखिए संघीय व्यवस्था हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं, ठीक है। भली भांति हम समझ चुके हैं कि फेडरल व्यवस्था क्या है। तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। देखिए संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई अस्तित्व में रखने वाले दल और अनेक या फिर संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। तो 2 प्रकार के दल हो गए। और भारत में भी ना यही स्थिति है, ठीक है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है और इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। पर कुल मिलाकर देखें ना तो ये सारी इकाइयां जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है तय वाली नीतियां, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। अब आप देख लीजिए कि देश की हर पार्टी को ना निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है। आयोग जो है, निर्वाचन आयोग सभी दलों को समान मानता है, ठीक है। और यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है। अच्छा, बात आ रही है निर्वाचन आयोग की, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिए बात करें हम अगर निर्वाचन आयोग की ना, तो भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ना निर्वाचन जो है लोकतंत्र की बुनियाद होती है, आप सभी को पता है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो है ना भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका गठन किस लिए होता है? ताकि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष के बिना यानी कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके निर्वाचन आयोग द्वारा। और यह जो है ना देश में होने वाले निर्वाचनों की तिथियां निर्धारित करता है। ये क्या क्या करता है ये भी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। देश में होने वाले निर्वाचन की तिथि अनाउंस करता है, उनकी घोषणा करता है। बात कर लीजिए अगर इसके आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 324 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 324 में कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ना निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत में ना निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसका प्रमुख कर्तव्य होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग में ना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या जो है राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करेगा। यानी कि इससे एक बात डिसाइड हो गई कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो निर्वाचन आयोग है ना सभी दलों को समान मानता है, ठीक है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है।
कैसे देता है ये भी हम आगे देखेंगे। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है, ठीक है। और इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने के लिए ना पाने वाली पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। तो चुनाव आयोग ने ना स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल जो है बन सकता है। ऐसे ही नहीं निर्वाचन आयोग जो है वो मान्यता दल प्राप्त जो है राजनीतिक दल घोषित कर देता है, ठीक है। जब कोई पार्टी ना राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या फिर कह लीजिए उससे अधिक हासिल करती है ना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। क्या बताया मैंने कि जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% यानी कि 6% या फिर उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है। और अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े, दूसरी शर्त है ये, ठीक है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट या फिर कह लीजिए 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता किसे मिली? जो लोकसभा चुनाव में जो है पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, उसे राष्ट्रीय दल का जो है ग्रेड मिल जाता है, मान्यता मिल जाती है। और राजनीतिक दल के रूप में मान्यता किसको मिलती है? जो है राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या फिर उससे अधिक हासिल करता है या फिर कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करता है, उसे राजनीतिक दल यानी कि राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों अलग अलग है ना। तो देखिए इस वर्गीकरण के हिसाब से ना 2017 में देश में 7 दलीय राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। अब आइए इन दलों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो आप देखो क्योंकि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय दल जो है राष्ट्रीय दल में शामिल होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, है ना। राज्य के राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, राजनीतिक दल होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय दल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है ना आनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हमारे देश की राजनीति के बारे में बात है तो हमें तो आना ही चाहिए, है ना। देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यह जो है ना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। कौन से जो है ऑल इंडिया जो है तृणमूल कांग्रेस, ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त दल है, ठीक है। और इसे ना 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन इससे क्रिएट हो गए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1998 में। किसने किया? ममता बनर्जी ने। राष्ट्रीय दल में के रूप में मान्यता कब मिली? 2016 में, ठीक है। इसका प्रतीक क्या है? पुष्प और तृण, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है ये, ठीक है, ये पार्टी। तो 2011 से ना वेस्ट बंगाल में सत्ता में है, ध्यान रखेंगे। 2011 से ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है और 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों की जीत हासिल हुई और इससे लोकसभा में यह 4थी सबसे बड़ी पार्टी है। अब आइए बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो इसका प्रतीक आपको दिख रहा होगा, बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक है हाथी, ठीक है। देखिए स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुआ इसका गठन। तो बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? 1984 में। किसके नेतृत्व में? स्वर्गीय काशीराम, ठीक है। तो बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, ठीक है।
के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। तो पार्टी जो है शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है और दलितों और कमजोर वर्गों के लिए लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी यह जो है पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। ठीक है, और अलग अलग से ना अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। हमारी अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसका सिंबल क्या है? कमल का फूल। देखिए, पुराने भारतीय जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया ना, तो पुनर्जीवित करके इसे 1980 में यह पार्टी बनी। ठीक है, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, ठीक है, इन सब के विचारों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर कह लीजिए हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर जो है विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। तभी तो इस समय जो है बीजेपी की सरकार है। ठीक है, बहुजन जो है बीजेपी की सरकार है, तो क्या किया है? जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हट गया है, तो इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था अब वो नहीं है, अब एक जैसे नॉर्मल राज्य हैं वैसे ही है। इसीलिए हमारे देश में जो है अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यह देश में ना रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। ठीक है, ये पार्टी जो है बीजेपी की। ठीक है, 1990 के दशक में ना इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। अब देखिए, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने ना इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरी और अभी केंद्र में शासन कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, इसी पार्टी का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। अगली पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हंसिया और गेहूं का चित्र दिख रहा होगा, तो ये है इनका प्रतीक चिन्ह। देखिए 1925 में ये हुई गठित। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CPI। तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ठीक है, देखिए हमने मार्क्सवाद और लेनिनवाद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्रांस और रूस की क्रांति में हमने पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको लेनिनवाद के बारे में भी बता दिया है और मार्क्सवाद के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो आप जरूर विजिट करिए। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी एक धर्म को प्रायोर ना मान के सारे धर्म उसके लिए एक समान है। ठीक है, और लोकतंत्र में आस्था यानी कि जनता का शासन। तो अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी हैं ये। ठीक है, किसी एक संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देती, ये विरोधी है सांप्रदायिक ताकतों की। और यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक जो है उपकरण मानती हैं। तो 1964 की फूट, जिसे जो है माकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी अभी भी ठीक ठाक स्थिति में ये है। बहरहाल क्या है ना कि इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से भी कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को एक साथ लाने की पक्षधर।
अगली पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि CPIM। उसके पहले हमने देखा CPI और ये है CPIM। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ है 1964 में। 1964 में स्थापित हुई। ठीक है। मार्क्सवाद लेनिनवाद में इसकी भी आस्था। ठीक है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक ये भी पार्टी है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी ये भी पार्टी है। तो ये जो CPIM पार्टी है ना, भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इसका। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इस पार्टी की। और यह पार्टी जो है ना, देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही है ये। और 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें हासिल की। अब आइए बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसका सिंबल है पंजा। ठीक है। तो आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है इसे, और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। यानी कि जब गांधी जी थे ना, तभी से ये पार्टी चली आ रही है। 1885 से, ध्यान रखेंगे, 1885 में इसका गठन हुआ था। आप पढ़े ही होंगे कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो 1885 में इसका गठन किया गया और इस दल में कई बार विभाजन हुए। अब देखिए, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशक तक इसने जो है प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है। 1971 तक ना लगातार, और फिर 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 60 वर्षों से भी अधिक तक कांग्रेस ने जो है हमारे देश में शासन किया। ठीक है। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर जो है अभी यह पूरे देश और समाज से सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है और अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी, यानी कि जो न वामपंथी है न दक्षिणपंथी हैं। ठीक है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। ठीक है। यह दल जो है ना, नई आर्थिक नीतियों के समर्थक है। आपको याद होगा 1991 में मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने जो है जो है इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। तो ये जो है नई आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं। ठीक है। और इस बात को लेकर भी सचेत है ना ये कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्ग पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व, और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी जो है वो पराजित हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2014 और 2019 के चुनाव बीजेपी की सरकार ने जीती है। ठीक है। तो इस पार्टी को भारी जो है बहुमत नहीं मिल सका, तो इसकी ये जो है पराजित हुई और 2019 लोकसभा चुनावों में इसे मात्र 52 सीटें मिली। अगली पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है। इसके पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा, अगले ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद ना 1999 में यह पार्टी बनी। कब बनी? 1999 में। तो लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इस पार्टी की आस्था है। और यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में ना प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार, और 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में इसकी साझेदारी है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और जो ये राजनीतिक दल है ना, ये थोड़ा ट्रिकी और लेंदी है। ठीक है। आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार जो है ये राजनीतिक दल कार्य करते हैं। ठीक है। कब क्रिएट हुए, है ना, इनका एजेंडा क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जो है 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के होंगे। तो क्या होता है कि आप जब भी अपने वोट का इस्तेमाल करिए ना, तो इन पार्टियों को अपने दिमाग में रख कर कीजिए। ठीक है, कि कौन सी पार्टी हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है।
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रीय दल। तो यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपनी वाणी को। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को मेरे, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।